नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप अब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज बात हम करेंगे यूपी में एक और थप्पड़ कांड। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां नगर पंचायत चेयरमैन चमन ने तहसील पटियाली के एसडीएम कुलदीप सिंह को थप्पड़ मार दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच बहस और फिर हाथापाई होते हुए देखा जा सकता है। ये घटना तब घटी जब एसडीएम कुलदीप सिंह अपने टीम के साथ बल्लूपुर रेलवे स्टेशन के पास एएबी ईंट के भट्टे पर जांच करने पहुंचे थे। जांच के दौरान एसडीएम की नज़र पास चल रहे अवैध खनन पर पड़ी, जिससे देखते हुए उन्होंने तुरंत काम रुकवा दिया। तभी नगर पंचायत अध्यक्ष चमन वहां पहुंचे और एसडीएम के साथ बहस करने लगे। स्थिति बिगड़ते हुए चमन ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों के बीच गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। वायरल वीडियो में नगर पंचायत अध्यक्ष चमन एसडीएम पर 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर एक और वीडियो में एसडीएम कुलदीप सिंह चमन पर कार में रुकावट डालने की आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसडीएम और उनके साथ मौजूदा लेखपाल ने इस घटना के लिए लिखित शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दे दी है। यह घटना देर रात लगभग 11 बजे की है, बताया जा रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कस्बे के चेयरमैन और एसडीएम के साथ हुई हाथापाई को लेकर कस्बा भरगैन में तनाव का माहौल बना हुआ है। एसडीएम अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि अभद्रता मेरे साथ की गई है। एम पटियाली कुलदीप सिंह ने बताया कि एक मामले में जांच के लिए गया था। जल निगम की जमीन पर चेयरमैन ने कब्जा करते हुए अवैध रूप से ईंट भट्टा संचालित किया है। जब मैंने उनका जेसीबी पकड़ी तो मेरे साथ अभद्रता की गई। चेयरमैन भरगैन चमन सेठ ने बताया कि एसडीएम पटियाली से एक कार्य के लिए मेरे द्वारा अनुरोध किया गया, एक पट्टा होना था। उन्होंने 8 लाख रुपए रिश्वत मांगी है। खैर, तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं, जिसमें के बीच मारपीट हुई है। कासगंज जनपद में एक बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बीती देर साय पटियाली तहसील के एसडीएम कुलदीप क्षेत्र के नगर पंचायत भरगैन में एक ईंट भट्टा पर छापामार कार्रवाई करने पहुंचे। जब वह छापामार कार्रवाई कर रहे थे, उसी समय भरगैन के चेयरमैन जो चमन सेठ मौके पर पहुंच गए और दोनों में विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि चमन सेठ ने एसडीएम को पटियाली के थप्पड़ मार दिया। जब इस मामले की सूचना जिलाधिकारी मेगा रूपम को पहुंची तो उन्होंने इस मामले में चमन सेठ के खिलाफ जांच बैठाल दी है। साथ ही इस जांच की जांच करेंगे वो एडीएम राकेश पटेल करेंगे। जब इस संबंध में मेगा रूपम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही इसमें कोई बाइट या कुछ कह सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, जो नगर पंचायत चेयरमैन हैं वो भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी हैं और इस समय भाजपा की सरकार भी है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में यह जांच कहां तक जाती है और चमन सेठ पर क्या कार्रवाई होती है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। और समाजवादी पार्टी कहां रुकने वाली है, उनके मीडिया सेल ने भी इस पर एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, यूपी में अवैध खनन अपने चरम पर है। भाजपा के लोग
अवैध खनन कर रहे हैं, रोकने पर प्रशासन के साथ क्या कर रहे हैं तस्वीरों में है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रशांत सोनी हैं, आनंद राय सपा नेता हैं, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और जयप्रकाश पूर्व IPS हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं प्रशांत के पास ही चलूँगा। प्रशांत, अगर बात की जाए, पहले तो पूरा मामला बताइए। 10 लाख की घूस का आरोप लगा रहे हैं चेयरमैन साहब, और वही चेयरमैन SDM को मार रहे हैं। घूस है तो उसके लिए कानून है। आप लोकपाल में शिकायत करते, आप मुख्यमंत्री पोर्टल में डालते, अगर पट्टा कराने के नाम पर ये कर रहे थे। खुद ही जज बन जाना कहाँ तक सही है? प्रशांत, अनम्यूट कर लीजिए। जी आपको बता दूं कल देर शाम कासगंज जनपद के पटियाली थाना क्षेत्र के जो पटियाली तहसील के SDM थे कुलदीप सिंह, वो क्षेत्र के बरगैन गांव है, वहां पर एक अवैध खनन की सूचना मिल रही थी। उसके चलते वहां पर एक ईंट भट्टा पर छापामार कार्रवाई करने गए थे। जब वो छापामार कार्रवाई कर रहे थे, उसी समय बरगैन के चेयरमैन चमन सेठ, जो जिनका खुद का यह भट्टा है, और वहां पहुंच गए। और वो बताया जाता है कि वहां पर जो बरगैन नगर पंचायत के JCB से लेके और सभी कुछ जो भी खनन के उपयोग में काम आने वाली चीजें थी, वो सब बरगैन के जगह नगर पंचायत की, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया और नगर पंचायत अध्यक्ष और SDM में दोनों में विवाद कर रहा हो गया। इस दौरान नगर पंचायत चेयरमैन ने SDM के थप्पा मार दिया, जिसके बारे में इसकी लिखित सूचना SDM ने कोतवाली में दी। उसके बाद यह जानकारी जब जिलाधिकारी कासगंज को मिली, तो जिलाधिकारी कासगंज ने इसकी जांच के लिए ADM को नियुक्त किया है। हालांकि ADM साहब भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। 3 दिन का टाइम दिया गया है जांच करने के लिए। आपको बता दें, नगर पंचायत जो बरगैन चेयरमैन है, उनकी दबंगाई चरम पर है और अवैध खनन पूरी तरह से करा रहे हैं। जब वो अपने निजी भट्टे में नगर पंचायत के सभी उपकरण यूज कर रहे हैं, तो बगैर और जगह क्या करते होंगे? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। पूर्व IPS जयप्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अगर बात की जाए, बहुत बड़े बड़े माफिया होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक माफिया जो मैंने आज तक सुना है वो खनन माफिया होते हैं। इनके लिए कोई डर नहीं होता है, क्योंकि मुख्य रूप से सामने नहीं आते। इनके सामने सिर्फ लाइसेंस होता है इनकी पहचान के रूप में, और ऐसे लोग इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं जो किसी को भी, कोई भी अधिकारी अगर पहुंच गया है सर्वे करने, तो वहां पर ही कुछ ना कुछ काम दे देते हैं। जयप्रकाश जी, हाँ, पूछना क्या चाहते हैं ये आपने नहीं बताया। मेरा सवाल ये है कि इन पर, खनन माफियाओं पर आज तक कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमेशा ऐसे ही कभी थप्पड़ मार देते हैं, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा देते हैं, कभी कोई ठोस पट्टा निरस्त करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं। देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो बात यह है कि अवैध खनन, और दूसरा उनके द्वारा किया जाने वाला अपराध जो SDM साहब के साथ उन्हें किया। एक पब्लिक सर्वेंट को उसके सरकारी काम में बाधा डालना और उसके साथ मारपीट करना, ये गंभीर घटना है। उसमें SDM साहब को इसमें मुकदमा लिखाना चाहिए, और मुकदमा लिखा के इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बनती है। देखिए, गैंगस्टर एक्ट में भी प्राविधान है कि यदि कोई सरकारी काम में बाधा डालता है, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करता है, तो उसके खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। और यदि उसने अवैध खनन कर रहा है तो उसका लाइसेंस भी निरस्त होगा और अवैध खनन में अलग से मुकदमा कायम होगा। यदि इन सारी कार्रवाइयां हो जाए तो बड़े बड़े अपराधियों के जो गुरूर हैं वो एकदम बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, और इसमें बड़े आसानी से कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, SDM साहब के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो निश्चित रूप से कोर्ट में अपनी सही बात रखेंगे। कोई पक्षद्रोही होने की कोई संभावना नहीं है कि वो कल को बदल जाएंगे। इसलिए यदि एक प्रतीकात्मक कार्रवाई इस मामले में हो गई, तो उस एरिया के सारे इस तरह के दबंग डरेंगे इस तरह की घटना करने। बिल्कुल, वरना ऐसे तो अगर जांच होती रहेगी, जब आपका एविडेंस है, आप CCTV है, फुटेज है, तो आपको कर देना चाहिए कि चलिए भाई इस पे कार्रवाई करिए। इसमें बड़े सख्त कार्रवाई हो सकती है। दोनों, गैंगस्टर एक्ट की भी होगी, जो अवैध खनन है उसमें भी कार्रवाई होगी, साथ साथ इसमें गुंडा एक्ट की कार्रवाई करके इनको जिला बदर किया जा सकता है।
और जिला बदर रहने के दौरान ये जिले में दिखाई देते हैं तो फिर गुंडा एक्ट में इनको कार्रवाई करके जेल में रखा जा सकता है। तो पुलिस और सिस्टम चाहेगा तो ये इनकी गुंडई शांत हो जाएगी। जी बिल्कुल, सिस्टम चाह लेगा। सही बात है। आलोक त्रिपाठी जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, अगर बात की जाए, कई बार ये घटनाएं सामने आ चुकी हैं, ऐसी मिली जुली घटनाएं कई बार आई, लेकिन मुझे लगता है उससे सिर्फ ताकत इसलिए बढ़ गई कि कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जी बिल्कुल, देखिए ये एटा की ही घटना नहीं है। अगर खनन का मामला देखिए तो राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में इस तरह के खनन के अवैध काम हर सरकार में चलते हैं, इस सरकार में भी चल रहे हैं, उसमें कोई नया नहीं। क्योंकि जो खनन माफिया होता है वो हर सरकार में अपनी सेटिंग कर लेता है, तो ये एसडीएम के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के काम को रोके। तो और जिस तरह की वहाँ घटना हुई एटा में कि एक सरकारी अधिकारी को कोई मार दे और इस तरह से, तो ये तो बड़ी घटना है। और अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो मुझे लगता है कि जो और अधिकारी होंगे वो इस तरह के खनन का जब काम होगा वहां रोकने की चेष्टा कैसे कर पाएंगे। तो ये गंभीर मामला है। और वो जनप्रतिनिधि हैं या खनन माफिया हैं, जो भी हो, एक अधिकारी से आपको एक बात करने का एक तरीका अलग है। आप अगर उनको लगता है कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, वो कागज देंगे आपको, आप उसका स्पष्टीकरण दीजिए। लेकिन मारपीट करना, इस तरह के कानून को हाथ में लेना, ये तो घोर लापरवाही कह लीजिए या अराजकता है। और ऐसे लोगों पे जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, और मुझे लगता है कि जो भी खनन का काम चल रहा है या अवैध खनन जो हो रहा है, आखिर क्यों नहीं उस पे गंभीरता से लगाम लगाई जाती है, क्यों नहीं उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की एक कोई लिस्ट बनाई जाए कि हर जिले की कि कौन कौन खनन माफिया है, और उसके बाद उसको चिन्हित किया जाए, उस पर निगरानी रखी जाए और उसके खिलाफ एक्शन हो, तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि इस पर रोक लग सकती है। लेकिन चूंकि वो कहीं ना कहीं राजनेताओं से लेके अधिकारियों से सब मिली भगत से सब अंजाम दिया जाता है, तो ये कई कई मामले उभर के आते हैं और कई बार मामले वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जब इस तरह की चलिए, डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित भी आ चुके हैं हमारे साथ, भाजपा के नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आपकी सरकार है, कभी विधायक जी मारे जा रहे हैं, कभी एसडीएम पर हमला हुआ जा रहा है, कभी पुलिस तक बात पहुंच जा रही है, चल क्या रहा है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही सर्वोपरि है और इसके खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हमने पिछले सरकार में और इस सरकार में भी ये तय किया, आज उत्तर प्रदेश में घर घर में सुरक्षा का माहौल लोग महसूस करते हैं और इसी वजह से महसूस करते हैं कि हम किसी भी इस तरीके की कार्रवाई को पक्ष या विपक्ष के रूप में नहीं देखते, उसको हम गलत रूप से देखते हैं। तो उस पर कार्रवाई करने के अधिकारियों को सीधे सीधे निर्देश दिया जाता है। जो इस चलिए, फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। आनंद राय हमारे साथ बने हैं। आनंद, अगर बात की जाए तो सारी चीज़ें, स्थिति आपके सामने है। समाजवादी मीडिया सेल ने तो कहा कि भाजपा के लोग ही खनन कर रहे हैं और भाजपा के ही सरकार में जो अधिकारी तैनात हैं उनको भाजपा कार्यकर्ता ही मार रहे हैं। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हर घर में सुरक्षा है, हमारी सरकार हर घर को सुरक्षा दे रही है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बस पूंजीपति इस देश और प्रदेश में सुरक्षित है। गरीब आम जनमानस, अधिकारी, विधायक, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो शैलेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है? अपना फ्रेम से के लिए फिर आता हूं मैं आपके पास। मैं क्या कहा कि आम जनमानस, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इनके यहाँ सुरक्षित कौन है? सुरक्षित इन पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जिनका सरकार, अगर बड़े लोग हैं तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। छोटे लोग हैं तो उनका घर गिरा दे रही है, उनको एनकाउंटर कर दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जब बड़े लोग अपराध करते हैं तो
मीडिया में फंस के क्यों रह जाते, उनको उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? और जो गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित समाज के लोग हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई करके क्या जताना चाहते हैं? और कार्रवाई जात देखकर होती है, जात विशेष से होती है, धर्म विशेष से होती है। तो देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल बन चुका है और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की बिल्कुल सुध नहीं ले रहे कि वो सरकार कैसे चलाएं। वो खुद वो अपने अधिकारियों से, अपने विधायकों से बहुत परेशान हैं कि जो उनको कोई ज्ञान दे देता है उस पे वो वर्क करना चालू कर देते हैं। लेकिन उनका पहला मुद्दा यही होता है कि अगर कोई अपराध करके आ रहा है तो उसकी हैसियत के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को अब कोई भी वर्ग पसंद नहीं कर रहा है। हमारा पीडीए समाज, जो पीडीए समाज के ऊपर है, ये लगातार उत्पीड़न करने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो मैं बता देना चाहता हूं, आने वाले समय में इनको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इनको निस्त नाबूद करने का काम करेंगे। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए जल्दी से, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आवाज आई आपको? हाँ आ गई शैलेंद्र जी। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे कि पीडीए खतरे में है और कुछ जाति धर्म खतरे में है, इनको अपराध के पीछे भी वोट की राजनीति दिखती है। बहुत शर्मनाक ढंग से समाज में बंटवारा करते घूम रहे हैं। पीडीए के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, और जब एक निरीह मारा जाता है, उसके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, उसको करंट लगा के मारा जाता है जिसका कोई अपराध नहीं था, तब इनको दिखता नहीं, ना इनके नेता को उसकी आलोचना करने का साहस होता है। और जब अपराधियों को पुलिस पकड़ती है, भागते हुए अपराधियों को पुलिस से मुठभेड़ होती है, उन्हें गोली लगती है, तब इनको लगता है कि अन्याय हो रहा है। ये एक्चुअली अपराध को बांटते हैं, जातियों में अपराध को बांटते हैं, धर्म से अपराध को बांटते हैं, वोट से, और ये बहुत ही शर्मनाक है। योगी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश, शैलेंद्र जी मेरा एक सवाल है आपसे। शैलेंद्र जी, योगेंद्र वर्मा को आप जानते होंगे, लखीमपुर सदर से विधायक है। शैलेंद्र जी मेरी बात तो सुन लीजिए, लखीमपुर सदर से विधायक है, वहाँ के एक बीजेपी कार्यकर्ता उनको थप्पड़ मारते हैं, एफआईआर 6 दिन बाद लिखती है जब वो विधानसभा अध्यक्ष सबसे मिलते हैं। इसमें भी नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। एडीएम ने कहा है जांच होगी और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल है। इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्य थे, उन पर भरपूर कार्रवाई हो, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बनारस हो, कार्रवाई हमने की है उन पर। अगर कोई अपराध करता तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, अपराध होता तो अपराधी के को निंदा भी नहीं करते, जब पुलिस अपनी कार्रवाई करते तो हरियाली आंसू बहाते हैं। इनको हर जगह पर वोट की राजनीति दिखती है और योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में उन तमाम बड़े बड़े भू माफियाओं को नेस्तनाबूद कर दिया जो अपराध के बल पर अरबपति बने थे। गरीबों के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करते, हमारा बुलडोजर उनके खिलाफ चलता है जो देश के खिलाफ है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं। हमारा बुलडोजर उनके साथ चलता है जो बलात्कार करते हैं, बच्चियों की हत्या करते हैं। कन्नौज की घटना देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी खत्म खड़ी हो गई थी और जब डीएनओ रिपोर्ट आ गई और उसे साबित हो गया कि समाजवादी पार्टी का नेता ही इसमें इस अपराध में लिप्त था, तो इनकी चुप्पी बंद हो जाती है। अपराधियों से, दंगाइयों से ये साठगांठ करके इस उत्तर प्रदेश की सत्ता को पाना चाहते हैं, वो कभी इनका सपना सच नहीं होगा। चलिए मैं जयप्रकाश जी के पास चलूंगा, पूर्व आईपीएस हैं। जयप्रकाश जी आऊँगा, आनंद आऊँगा आपके पास, आ रहा हूँ मैं जरा। जयप्रकाश जी, आप जब सेवाएं दे रहे थे आईपीएस के तौर पर, तो आपके पास भी सर ऐसे एक आध दो मामले आते ही होंगे। इसमें दिक्कत कहाँ पर आती है? क्यों नहीं अधिकारी लेवल का एक आदमी वो एफआईआर या एक एप्लीकेशन लिखने की हिम्मत कर पा रहा है? ऐसा कुछ मामले आपके सामने भी आए होंगे कभी?
नहीं, इस तरह की कोई मामला नहीं आया था जिसमें अधिकारी हिम्मत नहीं कर पा रहे हों। जब आप देख रहे, शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं कोई अपराध होता है तो उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति रखी जाए। और भारतीय संविधान में और जो हमारी दंड प्रणाली है उसमें किसी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के आधार पर कोई किसी को अपराध में कार्रवाई करने के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है। चाहे वो गरीब आदमी है, धनी आदमी है, सब लोग बराबर है। तो इसमें कोई कहीं रोक नहीं है। अब किन परिस्थितियों में एफआईआर नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, वो तो लोकल अफसरों से टिप्पणी ली जा सकती है, वरना इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। और न ही मुझे लगता है कि इस तरह से कहीं शासन स्तर से भी कोई रोक की बात होगी। ये अब लोकल परिस्थितियां हैं, उन अफसरों से जानना होगा आपको कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यदि ये घटनाएं सही हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। आनंद, आपके पास आएंगे, कुछ आप कहना चाह रहे थे? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिश्नोई नाम का 31 साल का माफिया गुंडा संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। एक विधायक। अच्छा, कैसे पता है ये बात आपको? अरे अच्छा, क्या कार्रवाई इस हो बात रही है? का कोई प्रूव है आपके पास? बिना सरकार के संरक्षण के किसी के ऊपर जयप्रकाश जी बैठे हैं, पूरा आईपीएस, उनसे पूछिए। अगर अधिकारी चाह ले तो ऐसे माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन सरकार का संरक्षण है, अजीत डोभाल का संरक्षण है, अमित शाह का संरक्षण है। वो बताइए, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री की हत्या करवा देता है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार चाह ले तो गुंडी गुंडा चोर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये गिन चुन के सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। ये धर्म का बंटवारा करना चाहते हैं। ये बस इनके पास रोजगार का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। बस अब एक ही मुद्दा बचा है, हिंदू मुसलमान। वो कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बखूबी जान रही है। और मैं बता देना चाहता हूं, ये जनता भी बहुत बखूबी से समझ चुकी है। एक अपराधी 31 साल का लौंडा और एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री को मार देता है, और Y+ श्रेणी सुरक्षा होने के बावजूद अगर सरकार का संरक्षण नहीं था तो मुझे बताएं किसकी चूक थी वहां पे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये किसकी चूक है? भाजपा के प्रवक्ता बताएं मुझे। बताते हैं योगी जी निस्तनाबूद कर देंगे। जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के यहाँ नहीं बुलडोजर चलता है, बड़े लोगों के ऊपर एनकाउंटर नहीं होते हैं। ये जो पीडीए के लोग हैं, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, उनके ऊपर बुलडोजर चलते हैं, उनके ऊपर आपकी पिस्तौल की गोली चलती है। आप चलाइए, उसको क्यों नहीं मार के खत्म कर देते हैं? आप जेल में मुन्ना बजरंगी को मरवा सकते हैं तो उसको क्यों नहीं मरवा सकते? अरे ये सब आप सीधे जज बन जा रहे हो। कौन मरवा रहा है? इनके लिए तो बाकायदा लोगों के नाम आते हैं ना। आप सीधे सरकार को कहेंगे सरकार मरवा रही है। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मैं भी वहीं रहता हूँ, मैं कहीं विदेश से थोड़ी आया हूँ। करती है। कितने फर्जी एनकाउंटर हुए, विशाल भैया आपको बहुत अच्छे से पता है। और सरकार बदलने के बाद इनको जो इनकाउंटर कर रहे हैं, अगर सीबीआई की जांच होती है, गलत दोषी पाए जाते हैं तो इनको आजीवन कारावास होता है। आप जयप्रकाश जी बैठे हैं, कितने पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई हुई और आजीवन हो गया, फांसी हो गई। अच्छा, अभी ताजा घटना आपको बता दूं आनंद। आप कह रहे हो ना भाजपा का और सबका भी, मैं आपको एक घटना बता दूं, फिर ब्रेक के बाद उस पर आपसे चर्चा करेंगे। घोसी विधानसभा से सुधाकर सिंह विधायक हैं, उन्होंने भी एसडीएम के साथ धक्का मुक्की की है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फिर से रुख करते हैं हम आनंद राय का। आनंद राय, आपके विधायक भी ये काम कर रहे हैं, एसडीएम से धक्का मुक्की कर रहे हैं। अभी तस्वीरें भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जैसे ही हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल एसडीएम के साथ अगर भाजपा का कोई नेता कर रहा है भी नहीं भाजपा का, ये भगवान जाने, लेकिन समाजवादी पार्टी का तो विधायक ये सब चीज़ें हो रही हैं। आनंद, चलिए आनंद से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए। सर, आपकी चर्चा उस वक्त भी अधूरी रह गई थी नेट कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन फिलहाल अधिकारियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है सत्ता पक्ष के किसी नेता के साथ समन्वय बैठाना, क्योंकि वो जनता की बात के साथ साथ अपनी बात भी लाता है और जनता अपनी बात मिक्स करके बताता है। अब वो कह रहे हैं कि जल संस्थान की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, वहाँ पर भट्टा चल रहा था। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने घूस मांगी मुझसे एक ज़मीन के पट्टा कराने पर। आलोक जी। जी देखिए, जो भी मामला हो, घूस मांगी, पट्टा चल रहा था, जल संस्थान की जमीन थी, वो सब मामले अलग हैं। लेकिन आप किसी अधिकारी को, एसडीएम जैसे पद पर बैठे हुए, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए अधिकारी को आप मार कैसे सकते हैं? ये अधिकार तो किसी को नहीं है, किसी को, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो अधिकारी एसडीएम हो या डीएम हो। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज क्या कि अगर कोई खनन कर रहा है, खनन वैध है या अवैध, अगर उसके पास पट्टा है, उसके पास उसका लाइसेंस है, आप उसका लाइसेंस देखिए। लेकिन अगर वो अवैध रूप से कर रहा है तो ये एसडीएम के पास पावर होती है कि उस अवैध खनन को रोकने की। लेकिन है क्या कि ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में इस तरह का एक सिस्टम चल रहा है, और ये जो अवैध खनन है ये कोई आम व्यक्ति या साधारण व्यक्ति नहीं करता है। ये जो खनन माफिया होते हैं ये उन्हीं के पास होता है। वो कहीं ना कहीं सरकार के में शामिल हो जाते हैं, या ये कह लीजिए जब सरकार बदलती है तो वो उस सरकार में शामिल हो जाते हैं। और चूंकि उनका काम ही इस तरह का है तो ये एक बड़ा रैकेट चलता है पूरे प्रदेश में, और खनन एक बड़ा मामला है जिससे राजस्व भी आता है। तो सरकार को इस तरह के मामलों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जो खनन के क्षेत्र हैं, विशेषकर कुछ खास क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां पे ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए कि जो खनन माफिया होते हैं, जैसे भू माफियाओं की एक बार लिस्ट बनी थी, उसी तरह खनन माफियाओं को भी लिस्ट बननी चाहिए और उनके सख्त एक्शन होना चाहिए जिससे ये खनन रुक सके। क्योंकि होता क्या कि जो जरूरतमंद है, जिसको अगर अपने खेत से भी एक ट्राली मिट्टी निकालनी है तो उसके लिए उसको बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। लेकिन खनन माफिया कहिए पूरा खेत खोद डाले और वो संरक्षण प्राप्त होता है, अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि या सरकार या नेता ही है, इसमें अधिकारियों की संलिप्तता होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों में एक बहुत बड़ा काकस होता है, एक पूरा सिस्टम काम करता है, और जो जहां जिस सिस्टम नहीं बैठ पाता है वहीं पे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, और जहां सिस्टम बैठा होता है वहां घटनाएं सामने नहीं आती हैं। वो बखूबी सब लोग मिल करके उसको अंजाम दे देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सरकार को चाहिए कि पूरे प्रदेश में हर जिले में इस तरह की एक लिस्ट बनवाए, जो खनन माफिया है उनका नाम चिन्हित करे, जिसमें कि और उनके खिलाफ एक्शन लें, जिसमें कि पुनः इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बदनामी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उस एसडीएम के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई, अब उसके बाद वहां पे वो किस उससे काम करेगा, या वो जनप्रतिनिधि ने जो बदतमीजी की उसका हौसला बढ़ा होगा। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, और अधिकारियों के सामने भी समस्या आती है कि वो किस तरह से काम करे, जनता के साथ किस तरह से व्यवहार करे, या जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह से पेश आए। क्योंकि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं कह लीजिए वो जनता के प्रतिनिधि जरूर होते हैं, लेकिन जो उनका काम है, अगर कुछ को हम छोड़ दें तो कुछ तो सिर्फ इसीलिए जनप्रतिनिधि बने हुए हैं क्योंकि उनका काम कुछ और है। तो उनको जनप्रतिनिधि कह करके हम उनको सम्मान जरूर देते हैं, लेकिन जो उनका काम है वो काम सम्मान के लायक नहीं है। जो घटना हुई वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सरकार को जरूर एक्शन लेना चाहिए। चलिए, आनंद राय आ गए हूँ। आनंद, वो मऊ की तस्वीरें भी आ गई, जरा एक बार वो देख लें, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, चले गए एसडीएम साहब। आनंद जी, अब इसको देखिए, तस्वीरें हैं। अगर वहाँ आप लखीमपुर कासगंज की बात करेंगे तो मऊ की तस्वीर का भी जिक्र होगा।
स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। चलिए मैं भेज दे रहा हूँ नहीं, चलिए आपको, आप कह रहे हैं मैं तो भेज साफ दे रहा हूँ बोलूँ। आपको, ठीक। मैं भेज दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टीम से वो आपको वीडियो भेजें, लेकिन एसडीएम को टारगेट करना बहुत आसान होता है क्या आप लोगों के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए? जैसे विधायक भी टारगेट हो रहे हैं और अधिकारी भी टारगेट हो रहे हैं। इस सरकार में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम तो अवधेश सिंह का शुक्रगुजार करना चाहते हैं। उन्होंने बस थप्पड़ ही मारा योगेश वर्मा जी को, विधायक जी को, उनके ऊपर गोली नहीं चलाई। और मंच पर चढ़ के शेर आया का नारा भी चला उनको। तो ये इस प्रदेश की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई विधायक मारा जा रहा है, कि कोई एसडीएम मारा जा रहा है, कोई थप्पड़ चला दे रहा है, कोई बम चला दे रहा है। तो ये सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर नहीं पा रही है। ये दावा बहुत बड़ी बड़ी कर, कागजों पे काम बहुत अच्छा करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। कागज पढ़ के सुनाएंगे क्या, आप जान लीजिए कि आपको लगेगा इनसे अच्छा कुछ नहीं, लेकिन ये बस कागज की बात रहती है। कागज से शुरू होती है और कागज में खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर मारा पीटा जा रहा है उस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। अधिकारी के ऊपर कोई इस तरह के कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाने के, क्योंकि गस्टेड अफसर है, वो गस्टेड अफसर है और उसके ऊपर आप आज चला देंगे, गोली चला देंगे, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए मैं शैलेंद्र जी के पास चलूंगा। शैलेंद्र जी जी तो बहुत आरोप लगा दिया आनंद राय ने जो आपके ऊपर। जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जो आरोप लगा रहे हैं, ये अपने जो इनके सरकार के समय जो समाजवादी पार्टी का चरित्र था उसे दोहरा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। कितने विधायकों की हत्या इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे हुई, और आज ये पीडीए की बात कह रहे हैं। अगर कोई डकैत किसी की हत्या कराता और उसके इलाहाबाद में आपके समय पे हत्या हुई, उसकी इलाहाबाद में हत्या हुई, जिसमें अभी जमीन दोज किए गए आपके अतीक और वो सब जो लोगों के रजिस्ट्री कराने के लिए अंगूठे कटवा लेते थे, आपके नेता थे बड़े बड़े, उनके साथ उनके कुत्ता जो है, उनका कुत्ता आपके मुख्यमंत्री के साथ सोफे पे बैठता था, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती तो नारा दिया जाता है, जिसकी गाड़ी पे समाजवादी पार्टी का झंडा वो गुंडा। आप जो अपहरण का उद्योग चलाते हैं, आप अधिकारियों को सफाई में नाच कराने के लिए कहते हैं। मैंने आपकी बात आनंद उनकी बात पूरी होने दीजिए, आनंद उनकी बात पूरी होने दीजिए। अपनी बात कहिएगा। आप झूठा आरोप लगाएंगे तो चलिए आप काउंटर करिएगा ना उसको, लेकिन उनको बोल तो लेने दीजिए भाई, तब पूरा समय देता हूं मैं सबको डिबेट पे। आप लॉरेंस बिश्नोई पर बोल रहे हैं, आपको मालूम है कि कनाडा की भाषा बोल रहे हैं, आपके नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। एक डकैत मारा जाता अगर वो यादव है दुर्भाग्य से, तो आपको लगता है कि यादव पर गोली चला रहे, तब आपको वो अपराध उसका क्यों नहीं दिखता है? आपको जो आज जो है बहराइच में जिस तरीके से एक आदमी की हत्या की जाती है, उसको करंट लगाया जाता है, उसके नाखून नोच लिए जाते, तो उन दरिंदों की दरिंदगी आपको क्यों नहीं दिखती है? आपको वो अल्पसंख्यक की क्यों दिखते हैं? अगर पुलिस उन्हें दौड़ा करके पकड़ती है, उनको गिरफ्तार करती है, तो आपके नेता बयान देते हैं कि पुलिस गलत कर रही है। आपको सोचना चाहिए कि कानून की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसमें अगर हमारे दल का भी कोई व्यक्ति रहा है और उसने अपराध किया तो उसको बख्शा नहीं गया है। आपने क्या चरित्र दिखाया जब समाजवादी पार्टी यहाँ पर रही, उत्तर प्रदेश में खनन चरम पर रहा। आज भी आपके जो खनन मंत्री है जेल में है, 4 साल से उनकी जमानत नहीं हो पाई है, जो आपके खनन मंत्री थे। तो आप कौन सा चेहरा दिखा करके इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की बेहतरी की बात बताते हैं? आपकी जब सरकार होती है, दंगाई सक्रिय हो जाते हैं, गुंडे सक्रिय हो जाते हैं, महिलाओं को निकलना मुश्किल हो जाता है। आपकी सरकार के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि बलात्कार की घटनाएं हो जाती, नौजवानों से गलती हो जाती है। तो ऐसी सरकार के जो नुमाइंदे थे उनकी तुलना भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जो
जात के और समाज के बंटवारे पर वोट मांग रहा, तो केवल पीडीए से वोट मांग रहा, उसको और किसी समाज के लोगों के वोट नहीं चाहिए। तो आप सत्ता के लिए आतंकवाद के समर्थक हो जाते हैं, आप सत्ता के लिए हिंसा के समर्थक हो जाते हैं, आप वोट के लिए कट्टरवाद के समर्थक हो जाते हैं। आपको डर लगता है पाकिस्तान की आलोचना करने में, आपको डर लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान मारे के नागरिक हिंदू मारे गए उनकी आलोचना करने पर आप आज लॉरेंस बिश्नोई के मामले में कनाडा की भाषा बोल रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि कनाडा का जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है वो हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए वहां पर खालिस्तान के बीज बो रहा है, जबकि देश के सिखों ने उसको नकार दिया है। तब आप उसकी भाषा बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को भारत की सरकार संरक्षण दे रही है। चलिए, लॉरेंस आपको मुद्दा नहीं है मालूम भाई होना साहब। चाहिए। शैलेंद्र जी, लॉरेंस मुद्दा नहीं है, मैं तो उस बार भी कह रहा था। इन्होंने आरोप लगाया हाँ। ना कि अमित शाह जी सरकार उसको संरक्षण दे रही। अभी कल उनका एक बहुत बड़ा पकड़ा गया है जो उनका आतंकवादी था, शूटर था। तो आपको मालूम होना चाहिए अब आरोप लगाने से पहले कि कौन से कार्यों से इस देश का प्रदेश का नुकसान हो रहा। सत्ता बहुत जरूरी चीज नहीं है। अगर हम दंगाइयों के समर्थन में खड़े होंगे, हम कट्टरपंथियों के समर्थन में खड़े होंगे, हम लोगों के सर कलम कर देने वाले बयानों के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पर हम देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गांधी के इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम अपने निजी स्वार्थ के लिए इन ताकतों को एकजुट होना चाहते हैं। हिम्मत करिए, साहस करिए कि जो अपराध कर रहा है उसको कानून व्यवस्था से काम करने दीजिए, पुलिस को काम करने दीजिए। जब सीबीआई छापे मारती है, पकड़ती है, ईडी छापा मारती है, तो आप कहते हैं कि सरकारी एजेंसी है, ये तो तोता हो गई है। तो आपको सोचना चाहिए। ये क्या कहते हो, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है शैलेंद्र जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि तोता हो गई है। और हर उस अपराध के चलिए खिलाफ लड़ना चलिए, है। मैं रुक करूंगा प्रशांत का। प्रशांत, अगर बात की जाए तो क्या अधिकारियों क्या कुछ कहना था इस पे? एडीएम ने तो कह दिया 3 दिन जांच होगी, लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम रात का या दिन का जब का भी है, उसके बाद से इतने फुटेज वायरल हो चुके हैं, उसके बाद भी कोई तहरीर दी गई दोनों पक्षों में से किसी एक की तरफ से? जी विशाल, आपको बता दूं, दोनों पक्षों से तहरीर दी गई है। एसडीएम ने अपनी तहरीर कोतवाली में दे दी है, वहीं जो चमन सेठ है नगर पंचायत अध्यक्ष, उसने भी अपनी तहरीर दे दी है। आपको विशाल एक बात और बता दूं कि ये चमन सेठ जो नगर पंचायत अध्यक्ष है, नगर पालिका चुनाव से पहले ही ये सपा में था, और नगर पालिका चुनाव से पहले ही ये भाजपा में आया है, और अभी जब से भाजपा में आया तब से इसकी गुंडाई बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है, और ये भट्टा भी चला रहा है। ये भट्टा भी अवैध है, ये भट्टा, इसका कोई लाइसेंस नहीं बना हुआ है। जी विशाल। शैलेंद्र जी, अब आप रास्ते में से किसी को भी पकड़ के ज्वाइन करवाएगी आपकी पार्टी। अब देखिए, खुद ही कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार चला रही है। हमने स्पष्ट तौर पर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संगठन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी कोई आवरण नहीं कि उसको पहन करके आप अपने अपराध छिपा सकते। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा होगा। हमने उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए कि वो हमारे दल में थे, लेकिन अगर उन्होंने अपराध किया तो उनको उसकी सजा मिली, वो जेलों में गए, उनको जो है उनके साथ सख्त कार्रवाई की गई। और मैं फिर आज कह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरीके की कोई घटना हुई, अधिकारियों को पूरा मौका दिया गया और जांच करेंगे, और अपराध की जितनी गंभीरता होगी उतनी गंभीरता के साथ, उतनी ताकत के साथ उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम उन चीजों के समर्थन करने वाले नहीं हैं। चलिए, पूरा एवज जयप्रकाश जी का रुख करूंगा। सर, तहरीर दे दी गई है दोनों ही तरफ से, लेकिन मोटिव यही है कि लगातार मुझे लगता है कि अपने समर्थकों के बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन करने की वजह से अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं नेता। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। नहीं, देखिए, ये मामला चूंकि सीनियर अधिकारियों से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से इसमें मुकदमा लिखाना है या नहीं लिखाना है, ये डिसीजन डीएम साहब और एडीएम साहब को लेना है। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि एडीएम साहब जांच कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तहरीर जो दी गई होगी, थाने को भी संकेत मिला होगा कि जांच कर लेने दीजिए, तब फिर मुकदमा लिखा जाए। तो जांच हो जाएगी, ये बात सही है। कोई चीज ऑन रिकॉर्ड है तो उसको कोई एसडीएम साहब या एडीएम साहब कोई झुठला नहीं सकते। और यदि इस तरह की कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से डीएम साहब इस पे कार्रवाई करेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय बनती है। और मार खाने के बाद कोई एसडीएम उस एरिया में कैसे काम कर पाएगा, आप खुद ही इस चीज को समझ सकते हैं। तो कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि उसको इस चीज को दबा दिया जाए। बिल्कुल सर, क्या कार्रवाई के प्रावधान है? अगर सरकारी किसी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है
देखिए, पहला तो ये कि जो हमारा वो कानून है, दंड कानून है, उसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपना सरकारी पद का दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो उस दायित्व के निर्वहन में जो उसके साथ रोकता भी है उस निर्वहन में, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तो बात मिसहैंडलिंग की, मारपीट की है, तो वो मुकदमा लिखा जाएगा। जो पुरानी आईपीसी थी उसमें इसमें 353 का मामला बनता था। अब नई आईपीसी में वो धारा आगे पीछे कोई न कोई लगाई गई है, तो वो उसके तहत कार्रवाई बनती है। इसके अलावा यदि अवैध खनन हो रहा था, अवैध खनन रोकने एसडीएम साहब गए हैं, तो अवैध खनन में भी कार्रवाई होगी। तो दो मुकदमे तो सीधे तौर पर बनते हैं। चलिए सर, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष चमन सेठ जुड़ चुके हैं। चमन जी, आपका वीडियो वायरल हो रहा है और आपने एक एसडीएम के थप्पड़ मार दिया है। मैंने नहीं मारा, उसने मेरे मारा है। अरे, तस्वीरों में तो कुछ और ही दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने मारा है भाई, मैंने थोड़ी मारा है। मैं तो अधिकारी पे हाथ उठा ही नहीं सकता हूँ कभी। नहीं, लेकिन तस्वीर तो दिखा रही कि आप ही सब कुछ कहते जा रहे हैं और मार रहे हैं उन्हें, और आप आरोप उन पे लगा रहे हैं। नहीं, उन्होंने पेमेंट लिया है और पेमेंट मांगा वापस, तो जीसीबी भट्टे पे खड़ी थी तो उन्होंने पकड़ी और उसके लिए खिंचाए गए। एक उन्होंने एसी ली, 85,000 रुपए आवास पे काम कराने के लिए लिए, 50,000 रुपए एक लिए उन्होंने। चमन जी, उनका कहना है कि आप जलकल की जमीन पर अवैध भट्टा संचालित कर रहे हैं। नहीं, मेरी खुद की मारूसी जमीन है, आप फर्ज देख लीजिए जी। हाँ, मेरी खुद की मालकी की जमीन है भैया। नहीं तो बात बिगड़ी कहाँ से? जब आप लोग में इतना, अगर जैसा आप लेन देन बता रहे हैं, इतनी बातचीत थी, तब तो आपसे बड़े अच्छे संबंध होंगे उनके। और आप वीडियो जो दिख रहा है उसमें तो बहुत ही अलग है, और जो भाषाएं आप लोगों ने एक दूसरे को कही है वो तो और ही अच्छी। उन्होंने जब उन्होंने काम नहीं किया, जब उन्होंने 4 लाख पेमेंट वापस मांगा, इसलिए वो खिंचाए गए हमसे। नहीं, बात हाथापाई तक कैसे आ गई? हाथापाई उन्होंने चला दिया मेरे ऊपर। अरे, तस्वीर तुम्हें तो आप दिख रहे हैं। आप नहीं, मैंने चलाया नहीं, मैं दिखूंगा कैसे जब मैंने चलाया ही नहीं उनके ऊपर। अच्छा, मतलब आप तस्वीरों में है ही नहीं? नहीं, तस्वीर में होऊंगा, लेकिन मैंने हाथ चलाया ही नहीं उनके ऊपर। सब टीवी पे दिख रहा है कि आप कैसे गुस्से में गार्ड को धक्का भी दिया आपने। नहीं, गार्ड कुछ आपको नहीं, लेके भी गया है। हाँ? गार्ड आपको लेके भी जा रहा है वापस, पे अपनी बाइक पे बैठ के आप जा भी रहे हैं। हाँ, तो मुझे रोक रहे थे कि अपने बाप से पैदा हो तो खड़े रहा, जा क्या रहा है। मैंने कि मैं आपको FIR करने जा रहा हूँ, आपने पैसा वापस नहीं दे रहे हैं जी। तो FIR करा दिया आपने? ना, मैं DM साहब के यहाँ जाके शिकायत करी। तो कोतवाली में तहरीर दे के आए कि नहीं? नहीं, कोतवाली में नहीं दी थी जी। DM साहब को जाके शिकायत करी थी। अच्छा, उनको लिख के दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रशांत सोनी के पास चलेंगे। प्रशांत, ये तो बिल्कुल अलग ही मामला बता दिया इन्होंने, चमन सेठ ने। उन्होंने कहा कि भाई हम पैसा मांगने गए थे वहां। प्रशांत जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि चमन सेठ यही आरोप लगा रहे हैं कि क्या कहते हैं, मेरा पैसा इन्होंने मुझसे पैसा मांगा और कुछ पैसा ड्यू था वो मांग रहे हैं। लेकिन आपको बताओ, तस्वीरें भी दिख रही हैं कि किस तरह से चमन सेठ एसडीएम पर हाथापाई कर रहे हैं। इससे पहले भी जिस तस्वीर में नहीं दिख रहा था, वो तस्वीर से पहले भी इन्होंने हाथ मार दिया था एसडीएम में। ये तस्वीर में नहीं आया है। आपको धक्का मुक्की करते हुए चमन सेठ दिख रहे हैं। लेकिन चमन सेठ, क्योंकि चमन सेठ पर आपको बता दूं, कासगंज के पूर्व सांसद राजवीर सिंह और राजू भैया, जो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र हैं, उनका हाथ रहा है। इसीलिए चमन सेठ पूरी दबंगाई पर हैं। जी, चलिए, आनंद राय के पास चलूंगा, फिर शैलेंद्र दीक्षित जी के पास। आनंद राय, ये तो आप ही के, जब परतें खोली गई तो आप ही के पार्टी के आदमी निकले। अब तो भाजपा में शामिल हो गए अभी चुनाव से पहले। उससे पहले तो आप ही ने संस्कार, आप ही के पार्टी के संस्कार लेके चल रहे होंगे। देखिए, हमारी जब पार्टी में रहे होंगे
समन सेठ जी, तो हमारी पार्टी के संस्कार गरीब पिछड़ों दलितों की मदद करना सिखाया जाता है। इनकी पार्टी में गुंडाई करना सिखाया जाता है कि आप अधिकारी को मार दो, आप किसी दलित पिछड़े वंचित को मार दो, हम देख लेंगे। तो चमन सेठ बड़े आदमी हैं, वो जानते हैं मेरा कुछ नहीं होगा। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके ऊपर सख्त सख्त मुकदमा लिखकर जेल भेजने का काम करें। अगर गस्टेड अफसर तो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, तो हमारी प्रदेश की जनता, आम जनमानस कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेगा? देखिए, कार्रवाई होगी तो लोग डरेंगे, लेकिन हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे छोटे लोगों पे आप कार्रवाई करते हैं, तो हम पूंजीपतियों पे भी कार्रवाई करिए, तब जाके सिस्टम दुरुस्त होगा। और कार्रवाई आप बस धर्म को देख के, जाति को देख कर करते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश मतलब उत्तम प्रदेश हमारा हुआ करता था। यहाँ के लोग हंसी खुशी हर त्योहार आपस में मेल जोल बढ़ के, अब बताइए क्या संस्कार सिखाए इन लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी राम गोपाल मिश्रा जी बहराइच के, वो जाके किसी के घर पे, अगर हमारे घर पे कोई भगवा झंडा हटाकर हरा झंडा लगाता तो हम क्या करते? अपने आप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। तो बताइए, यही संस्कार सिखाया जाता है कि आप देखिए, उपद्रव करिए, आप दंगा फैलाइए, तभी हमारी सरकार सत्ता में आएगी। इनको सिखाया जाता है, ट्यूशन दिया जाता है। चलिए, जवाब लेता हूँ, समय कम है आनंद मेरे पास, मैं जल्दी से जवाब लेता हूँ शैलीन जी से। चलिए, मेल जोल बढ़ा के जी, और सुख की समृद्धि से इस प्रदेश में अपना जीवन यापन करें। चलिए, ठीक है आनंद जल्दी शैलीन जी जवाब दीजिए। देखिए हमारे साथी जो कह रहे हैं, इनके बारे में तो साफ साफ कहा जाता है, जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा वो क्षेत्र का गुंडा। और आज जो है, आज दलितों के लिए आंसू बहा रहे हैं। चलिए आनंद समय कमी, जल्दी उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए। इनकी पार्टी में सिखाया जाता है, एक दलित की बेटी को गेस्ट हाउस में सिलेंडर में बांध दिया था मायावती जी को। ये इनके यहाँ का चरित्र रहा है। सरकार आती तो गांव लाठी चलती है दलितों की बस्ती पर। आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं वोट के लिए, दलितों के ठेकेदार और बहुत पहरेदार बन रहे हैं। हमको धर्म की सीख दे रहे, हमें जात की सीख दे रहे, और खुद पीडीए से वोट, पीडीए पर वोट मांग रहे, खुद पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, आतंकवादियों के वोट पर मांगते हैं। उनके बड़े बड़े नेता जेल में है, कुछ जमीन अतीक जैसे नेता, और जैसे रामपुर के एक नेताजी जब सत्ता में आनंद उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, बिल्कुल आखिरी समय है डिबेट का। करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बराबरी करने की बात करते हैं, जो दलितों पर गांव लाठी चलाते हैं, और दलित की बेटी को सिलेंडर से बांध दिया था गेस्ट हाउस में। ऐसी शर्मनाक घटना पहले कभी नहीं हुई। आज वोट के लिए दलितों के आंसू बहा रहे। दलितों के सबसे ज्यादा सम्मान अगर इस देश में किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपके घटक दल के नेता राहुल गांधी लंदन से लालचन खत्म कर रहे हैं। आपके घटक के जो साथी हैं राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी, चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तुम बात कर रहे थे यूपी में फिर थप्पड़ कांड। यहाँ पर एक सुना आपने, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, अभी हमसे भी जुड़े, उन्होंने कहा मैंने नहीं मारा है, मैं तो वहाँ अपने पैसे लेने गया था। जांच हो रही है, देखिए जांच के बाद क्या निकलता है। फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।